जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना रात को 8 बजे हमारी एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूएस सामान्य ज्ञान की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप सभी लोग दोस्तों रात को 8 बजे होने वाली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश किया करें। तो भाई क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें और भाई अपने क्वेश्चंस की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से रिवीजन कर सकें। तो भाई आप सभी को पता है कि हम आपको आरडब्ल्यू एस एस सी जी डी 2025 की सामान्य ज्ञान की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इस कंप्लीट सॉल्यूशन को यदि आप लोग कर लेते हो तो भाई आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप एक बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक हमारी इसकी लगभग 4 क्लासें हो चुकी हैं और यदि आप लोगों ने उन किसी भी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों की वीडियोस दोस्तों यहाँ से देख सकते हो। आज दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है और कल की क्लास में दोस्तों आप सभी को पता है टोटल हमने 150 तक के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पुनः क्लास को वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक क्वेश्चनों को कवर कर लिया था और वहीं से दोस्तों आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई कल कोई क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा करवाया गया था। तो आप सभी ने आंसर दिया था कि सर सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने बातों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब हम इसी के आगे हम आप लोगों से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पेन साथ रख के बैठे ताकि आप लोग नोट्स भी बना सकें। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि तुर्कान ए चहलगानी जो 40 गुलामों का सरदार का संगठन हुआ करता था उसे किसने बनाया था। तो भाई ये आपका आंसर होगा इल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि भाई इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये आया है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं कि 40 गुलामों का सरदार किसे कहा जाता था। 40 गुलामों का सरदार किसे कहा जाता था, तो आप कहोगे सर इल्तुतमिश को कहा जाता था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, तब भी आपको इल्तुतमिश का नाम बताना है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, तो आप लोग इल्तुतमिश को बताएंगे। आगे दिया गया है कि दिल्ली की एक मस्जिद है जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। इस मस्जिद में अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा, भाई 2.5 दिन का झोपड़ा नाम सुना होगा, कहीं कहीं कॉपी में 2.5 दिन का झोपड़ा भी आता है। यह निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। आप सभी को पता है और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे है, तो वो है 40 सरदारों के संगठन से, जिसका संगठन का जो संस्थापक था वो था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को ही हम गुलामों का गुलाम भी कहते थे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151। आप सभी जानते हैं कि कृष्णदेव राय, इनके बारे में दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कृष्णदेव राय इन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और ये किस राजवंश से संबंधित थे, ये आपसे पूछा है। तो भाई जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था और ये किस राजवंश के जो थे कृष्णदेव राय, ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो आप कहेंगे सर ये तुलुब वंश से संबंधित थे। किससे थे? ये तुलुब वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव जो है किसने की या स्थापना किसने की, तो भाई 2 व्यक्ति थे, 2 भाई थे, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था दोस्तों? हरिहर और बुक्का। और हरिहर और बुक्का ये दोस्तों 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। किसने भाई? ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। पॉइंट दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने वर्ष 1336 ईस्वी में की थी। तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इसको नोट कर लो कॉपी में, आप लोगों को याद रख लेना कि तुलुब राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर नरसिंह के द्वारा। और कृष्णदेव राय का संबंध इसी राजवंश यानी कि तुलुब राजवंश से है और यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे।
बाबर के समकालीन थे। तुगलक राजवंश जो था ये आपके मुग़ल सम्राट हुआ करता था, बाबर उसके समकालीन थे। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। रिक्त स्थान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। हमसे पूछा भी पानीपत के कौन से युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर को हराया। तो सभी को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का 1526 में प्रथम युद्ध हुआ। और भाई इसमें कहा गया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 15 अप्रैल 1526 को मुग़ल संस्थापक बाबर द्वारा दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध भाई याद रखिएगा 1527 में हुआ था। और ये बाबर और चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच इसमें युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था भाई। देखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। घाघरा का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में हुआ था। बाबर और चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। क्रम याद रखो, आपको मैं ये चारों युद्ध याद करा दूंगा। जस्ट अभी वीडियो में देखते ही देखते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ता है। अब भाई यहाँ से दिया है घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। मुग़ल संस्थापक बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के बीच में इसमें युद्ध हुआ था। और बाबर ने भाई सभी युद्ध, अधिकतम देखे जाएं तो बाबर ने सभी युद्ध जीते हैं। अब देखिएगा कैसे याद रखना है भाई, आपको एक क्रम याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में। अब भाई क्रम से याद रखोगे तो आप याद कर लोगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। इसकी भाई मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि 26 में पानी पिया, ठीक है भाई, 26 में पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को क्या हुआ भाई, चांद पर गया और 29 को घर आया। इस ट्रिक से याद रख लो भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई। ईयर तो भाई दोनों की सेम है, 1526, 1527, 1528, 1529। ट्रिक याद रख लोगे तो यहाँ पे भूलोगे नहीं। 26 में क्या हुआ, 26 में पानी पिया और 27 को खाना खाया, 28 को चांद पर गया और 29 को घर आया। तो चांद से चंदेरी और घर से क्या हो जाएगा, घाघरा। चारों युद्ध याद हो गए आपको, कोई दिक्कत नहीं। और चारों युद्ध किसके बीच हुए थे, बाबर के बीच में हुए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 153। कह रहा है कि मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी कि बाबर के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। जब वह सिंहासन पर बैठा था उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुग़ल सम्राट था। तो भाई इसमें बाबर के बारे में जो सही संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जब वह बाबर अपने सिंहासन पर बैठा था तब उसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। कितनी थी भाई, 18 वर्ष की उम्र में भाई राजा जो बाबर था वो सिंहासन की गद्दी पर बैठा। बाबर से संबंधित दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको एक बार देख लो आप लोग। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए मुबैयान नामक पद शैली का निर्माण किसने किया। तो आप कहेंगे सर बाबर ने किया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है, बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध नीति, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भाई अपने दिमाग में, अपने माइंड में भाई बसा लो, सेट कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे बाबर ने किया था। ठीक है भाई, आप लोग इस क्लास को भाई शुरू से लेकर चीज़ों को एंड तक ज़रूर देखिएगा भाई, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से देखो भाई, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अब क्वेश्चन आएगा कि कलंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन सा मुग़ल सम्राट था, तो भाई आप बताएंगे बाबर था। कौन था दोस्तों, बाबर था। कलंदर की उपाधि धारण करने वाला मुग़ल सम्राट बाबर था। बाबरनामा जो है दोस्तों ये बाबर की आत्मकथा है
और यह किस भाषा में संकलन किया गया है? तो ये भाई तुर्की भाषा में संकलित है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। बाबर की मृत्यु भी पूछी जाती है, कब और कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई है ये 1530 में आगरा में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 आगरा में हुई थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार मैं चीज़ों को फिर से रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में याद हो जाएं। कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर क्लास में यहाँ से आप लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें ज़रूर याद होंगी। बस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। बाबर ने देखिएगा तुलगमा युद्ध नीति का आविष्कार किया, तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया, कलंदर की उपाधि धारण की और इसने भाई बाबरनामा लिखी और अपने तुर्की भाषा में निर्मित है। और बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। ये बाबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शेर खान ने चौसा, भाई चौसा का युद्ध कब हुआ था? भाई 1539। याद रखो, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, कभी भी इसका जो ईयर है, साल है, आप भूलेंगे नहीं। चौसा में भाई हुमायूं को हराया था भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आपके दो टाइप से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई, ठीक है? अपनी कॉपी में नोट कर लो और हमारे द्वारा कही गई एक एक अपनी बात को अपने कानों में ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि बताइए कि चौसा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो आप बताएंगे चौसा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इसकी भाई आप लोग ट्रिक याद रखो, इसको कैसे आपको याद रखना है। ट्रिक है भाई चौसा। चौसा भाई क्या होता है? चौसा एक आम की प्रजाति भी होती है, जैसे आपका लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है, चौसा आम होता है, देसी आम होता है। ये सभी आमों में क्या होती हैं? प्रजातियां होती हैं। तो भाई चौसा का है भाई। अभी आप देखेंगे तो भाई आम का सीजन चल रहा है ना। तो भाई आप याद रखो कि चौसा आम का रेट क्या है इस समय? तो भाई चौसा आम 39 रुपया किलो है भाई। याद रखो भाई, बहुत महंगा है, 39 रुपया किलो चल रहा है भाई। ले लो, आम का सीजन चल रहा है। तो भाई चौसा आम कितना है भाई? 39 रुपया किलो चल रहा है। तो 39 को सीधे आप 1539 समझिएगा, बस 15 याद रखो, बस आंसर आ जाएगा। जब भी आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तुरंत आपके जैसे ही चौसा शब्द पढ़ोगे तुरंत आपको आम याद आ जाएगा कि चौसा आम 39 किलो रुपए चल रहा है। तो 39 कहाँ पर है? यानी कि 1539। इस ट्रिक को फॉलो करो, कभी भी गलत नहीं करोगे, हमेशा भूल भी नहीं पाओगे ज़िंदगी में, कभी भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसी प्रकार से शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे हमने आपको एक कल की क्लास में भी पॉइंट बताया था कि जीटी रोड का जो श्रेय है, जीटी रोड का जो निर्माण है, आविष्कार है, वो भाई शेर शाह सूरी ने किया था, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड। और भारत में सूर्य राजवंश का ऐसे संस्थापक भी माना जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनर में बन सकता है कि बताइए कि भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आप शेर शाह सूरी का नाम बताएंगे। और शेर शाह सूरी का भाई शासनकाल, इसने कब से लेकर कब तक शासन किया? तो 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फरीद खान बता देना है। फरीद खान किसके बचपन का नाम था? तो ये था शेर शाह सूरी के बचपन का नाम। शाहजहां के बचपन का नाम भी पूछा जाता है तो खुर्रम होता है। खुर्रम है जो शाहजहां के बचपन का नाम है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान है। जब दोस्तों 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज के युद्ध को ही हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1540 में लड़ा गया था। ट्रिक से याद रखना चाहो तो भाई चौसा आम था 39 रुपया किलो, आम खाया और 39 के बाद भाई क्या हुआ? कन्नौज में 1540 में युद्ध हो गया भाई। 39 को आम खाया, 40 में युद्ध हुआ। या आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो कि 40 में हमने आम का बिल जमा किया। ठीक है भाई, बिल ग्राम है ना, तो बिल से याद रखो भाई क्या करना भी, आम का हमें बिल जमा करना है 40 में। 39 रुपये में आम खरीदा था और भाई 40 में बिल जमा किया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये एसएससी जीडी 30 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिएगा तो वो हैं दोस्तों अकबर। अकबर ने क्या किया था? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, एक ये लेखक हुआ करते थे,
उनकी सुंदर लिखावट, उनकी जो राइटिंग थी दोस्तों बहुत ही सुंदर थी, उसके लिए इन्होंने सोने की कलम से इन्हें सम्मानित किया था। किसने? अकबर ने। अकबर मुगल वंश के सम्राट थे और इनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और 1542 में इसका जन्म हुआ था। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। अब यह बुलंद दरवाज़ा से आप लोगों को याद आया होगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे अकबर ने इसका निर्माण कराया था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इबादत खाने की स्थापना कब और किसने की? तो इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन या नए धर्म की शुरुआत की थी? तो वो था दोस्तों अकबर, और अकबर ने भाई दीन ए इलाही नामक के दीन ए इलाही की शुरुआत की। किसने? अकबर ने। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों कि वर्ष 1582 ईस्वी में स्थापित धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व और विचारों को सम्मानित किया गया था, जिससे दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति जो था वो था राजा बीरबल। अब बीरबल कहाँ रहता था भाई? अकबर के दरबार में रहता था, और ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति था। अब ये रहता जरूर अकबर के दरबार में था, लेकिन भाई बीरबल कौन सा था? तो बीरबल एक हिंदू धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु, जस्ट अभी हमने बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले। यदि आप यहाँ से पॉइंट देखो, अकबर के बारे में मैंने बताया भी था। यहाँ पे मैंने नीचे आपको एक पॉइंट दिया था अकबर के बारे में कि अकबर का जो जन्म है दोस्तों 1542 में हुआ था, 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी, और यहीं से आपसे भाई मृत्यु के बारे में पूछ भी लिया है। तो यहाँ से आप देखो कि मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यही तो पूछा है भाई। तो वही 1605 ईस्वी में हुई थी। 1605 ईस्वी में इसकी दोस्तों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और 1540 में इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 1540 में अकबर का जन्म हुआ और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों याद रखो, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। 1540 में जन्म, 1605 में मृत्यु। नेक्स्ट, मुगल बादशाह की मृत्यु 1605 ईस्वी में आगरा के पास सिकंदरा में से दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया? तो सिकंदरा में। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका जो मकबरा है वो आपके सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर है भाई? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। समझ गए ना भाई? आपके जितने भी आपके मुग़ल सम्राट हुए, मुग़ल शासक हुए हैं, उनके कहाँ पर मकबरे स्थित हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे हुमायूं का मकबरा ये इम्पोर्टेंट है, शेर शाह सूरी का मकबरा, अकबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा, ये कुछ 3 से 4 आपके मुग़ल सम्राट हैं, इनके भैया आपको मकबरे को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो कि अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? भाई दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? तो वो था दोस्तों शाहजहां। क्या नाम था भाई? शाहजहां। जो शाहजहां थे इसके दोस्तों 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र था औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और था दोस्तों मुराद बख्श। शाहजहां के बचपन का नाम यदि पूछा जाए तो अभी मैंने बताया भी था कि शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था दोस्तों? खुर्रम जो नाम था ये शाहजहां के बचपन का नाम था। शाहजहां के पुत्र कितने थे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो आप बता देना है कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। सभी को पता होगा, अभी बताया भी था। तो हमसे पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी?
ऑप्शन है 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, और आपके दो ऑप्शन दिए हैं 26 नवंबर 1773, 8 अप्रैल 1782। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 जनवरी 1761। 1761 में भाई पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, और यह 14 जनवरी को 1761 को अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा जो लोग थे वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली वही जीत गए थे। तो भाई पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556। ठीक है भाई, 26, 56 और 1761। 1761 में तीसरा युद्ध। ये तीनों याद रखो, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, कभी भी किसी भी वक्त एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद। ये दोनों युद्ध याद हो गए, 1526 प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। आगरा की मोती मस्जिद, भाई आगरा की जो मोती मस्जिद है ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, इनका निर्माण किसने कराया? तो भाई ये तीनों का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। मुगल कालीन इमारतों एवं संबंधित प्रकाशक, जैसे भाई फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो वो अकबर ने बनवाई थी। मोती महल दिल्ली में है, शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। दीन पनाह भवन दिल्ली में, ये हुमायूं ने बनवाया था। आगरा की मोती मस्जिद लाल किला के अंदर, ये आपका औरंगजेब ने बनवाया था। दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये लाल किले के अंदर है दिल्ली में, जो कि शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे चलते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? और छत्रपति वीर शिवाजी के नाम से तभी तो इन्हें जाना जाता है। तो वो था दोस्तों रायगढ़। कहाँ पर था? रायगढ़ से सम्मानित किया गया था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ था। रायगढ़ के किले में हुआ था, और इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और इन्हें छत्रपति वीर शिवाजी के नाम से जाना लगा। प्लासी का युद्ध, भाई 1757 याद रखो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो भाई 1757 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके मध्य दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था। और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था। नेक्स्ट, राजा मान सिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया था? भाई आप सभी जानते हैं कि राजा मान सिंह जो तोमर थे, इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? और आप सभी जानते हैं कि जो राजा मान सिंह तोमर, ये तोमर वंश से थे, और ये भाई ग्वालियर पर इन्होंने शासन किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो आप कहेंगे सर राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे, और मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया था। मैसूर कहाँ पर पड़ता है? तो भाई आप कहेंगे सर मैसूर आपका आ जाता है कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पर पड़ता है आपका? कर्नाटक में। यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया था। राजा टोडरमल, भाई ये किसके समकालीन थे? तो आप कहेंगे सर ये भूमि सुधार में थे, अकबर के समकालीन। ये क्वेश्चन राजा टोडरमल, इनका नाम याद रखो, जहाँ कहीं भी ये नाम मिले तो अकबर पर सीधे चले जाना, और कुछ नहीं। राजा टोडरमल जहाँ कहीं पर भी आपको लिखा नज़र आए तो ऑप्शन में अकबर जरूर मिलेगा, वही आपको टिक करना है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री हुआ करते थे, और ये अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार के भाई आपके नौरत्न बता देते हैं, जिनमें से सबसे पहला रत्न था आपका बीरबल, फिर तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याज़ा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना। भाई ये आपके अकबर के जो 9 महारत्न, 9 जो नौरत्न थे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके सभी नौरत्नों के नाम भी याद कर लो, कभी भी किसी भी वक्त एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में अकबर के नौरत्न में शामिल नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। अब भाई क्वेश्चन ऐसे ही तो बनेंगे कि अकबर के नौरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। जब आपको पता होगा
कि ये लोग नवरत्न में शामिल थे और ये नहीं थे, तभी आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 में। अब यहाँ से देखो, अब आपको पता चल गया कि करनाल का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आप कहेंगे सर करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। तो एक ये क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आ जाता है, जो कि फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसी को हराकर जीता था। तो वो थे मुगल शासक मोहम्मद शाह। भाई मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच दोस्तों करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल शासक जो मोहम्मद शाह था ये दोस्तों हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी शासक नादिर शाह जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और निकल के आ जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे सर नादिर शाह को कहा जाता है, और इसने फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो आप सभी याद रखिए, ज्योतिबा राव फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फुले इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो ज्योतिबा राव फुले नाम याद रखिएगा, ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक के साथ साथ और इन्होंने जो स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में। इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य दोस्तों निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित। और ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले का नाम दिया जाता है। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन जिसमें महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय और निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 168। 168 कह रहा है 1809, 1808, 1811 या 1810। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो 20 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया है। नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है 1809। तो अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा हुई थी। यानी रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के दोस्तों बीच में यह संधि संपन्न हुई थी 1809 ईस्वी में। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये 20 फरवरी 2024 को एग्जाम में पूछ लिया है भाई। तो यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में किए गए थे। कब? 1931 में दोस्तों इस पर जो हस्ताक्षर हैं वो आपके किए गए थे। गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसका जो अन्य प्रचलित नाम है वो है दोस्तों दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता का जो अन्य प्रचलित नाम है वो है दोस्तों दिल्ली समझौता। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन भी कहा था। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को क्या कहा? दो महात्माओं का मिलन भी इसे कहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो भाई रॉलेट एक्ट के, किसके दोस्तों? रॉलेट एक्ट के कारण दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप कहोगे सर 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसमें कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून या काला कानून भी इसे कहा जाता था। अब यहाँ से जो आपने देखा है कि काला कानून, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। काला कानून किस एक्ट को कहा गया है? काला कानून किस एक्ट को कहा गया है या किस एक्ट को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा तो आपको बताना है 1919 का रॉलेट एक्ट। 1919 रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून, क्योंकि इसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून होता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जस्ट अभी बताया 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में दोस्तों यही हत्याकांड हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि विनिमय अधिनियम भी इसे कहा जाता है, तो जब 1773 में ये आपका पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में
आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? भाई देखिए, सरोजिनी नायडू जी थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जो कि 1925 इसका सही जवाब होगा। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बताने हैं, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है भाई, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे को फांसी से है? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, 1857 का भारतीय विद्रोह, या फिर आपका प्लासी का युद्ध 1757, या प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध? तो वो था दोस्तों 1857 का भारतीय विद्रोह। इसी में दोस्तों फांसी की दे दी गई थी। मंगल पांडे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। जो मंगल पांडे थे ये आपके 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में एक सैनिक हुआ करते थे। 1857 के भारतीय विद्रोह में ये दोस्तों प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया, और इन्हें फांसी की सज़ा 29 मार्च 1857 को दोस्तों दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट नोट करके दिया गया है कि सैन्य अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो वो था दोस्तों हेनरी डेरोजियो। कौन था दोस्तों? हेनरी डेरोजियो था। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 को एग्जाम में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लेटेस्ट होने के साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हेनरी डेरोजियो बंगाल आंदोलन से जुड़ा सबसे यंग बंगाल आंदोलन था। 1784 ईस्वी में कलकत्ता के विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसी प्रकार से 1854 में वुड घोषणा पत्र, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है ये 1854 में से कहा जाने लगा था, और ये 1854 में ही पारित हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में भाई साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया। और ये भी आपका क्वेश्चन 22 फरवरी 2024 को एग्जाम में पूछा है, 1928। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति की गई, और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया। और साइमन कमीशन का जो अन्य नाम था वो था दोस्तों श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन। और साइमन कमीशन में कुल आपके 7 अध्यक्ष और सर जॉन साइमन थे। कौन थे दोस्तों? कुल 7 सदस्य और अध्यक्ष सर जॉन साइमन हुआ करते थे, क्योंकि जो अध्यक्ष थे साइमन, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जिसमें टोटल जो सदस्य थे वो 7 और एक अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? तो अभी आपको मैंने बताया था कि मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है, उस समय उसका शासक टीपू सुल्तान था। तो वही पूछा है कि किस वर्ष ये दोस्तों शासक बने थे? तो इसका सही जवाब है 1782 में। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक बने थे। ये भी क्वेश्चन आपके 22 फरवरी 2024 को एग्जामिनर ने सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1782 ईस्वी में। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया, इसको भी पढ़ लो कि टीपू सुल्तान के मैसूर पर शासनकाल की जो अवधि है वो 1782 से 1799 ईस्वी तक रही है। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है भाई? श्रीरंगपट्टनम है। ये आपको याद रख लो, ये भी कई बार एग्जाम में इन्होंने पूछा है। कहाँ है भाई? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगी। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? और इन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन है भाई? यहाँ पे भाई आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। कौन है भाई? राजा राम मोहन राय दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इन्हें दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना या आत्मीय सभा का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और ब्रह्म समाज का तो पता ही होगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का जो गठन है 1815 में, और ब्रह्म समाज का 1828 में इन्होंने स्थापना की। संवाद कौमुदी इन्होंने बंगाली भाषा में, और मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक ये रह चुके हैं।
सती प्रथा का दोस्तों इन्होंने प्रतिबंध कर दिया था 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन 22 फरवरी 2024 को दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा है। भाई दांडी मार्च कब हुई थी? तो 1930 में लागू हुई थी। दांडी मार्च कब हुई थी दोस्तों? गांधी जी के द्वारा 1930 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 से 1922 तक चलाया। अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 में आया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई। अगस्त प्रस्ताव मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कभी भी किसी भी वक्त एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? कई बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ये भी 23 फरवरी 2024 को आया। तो 1942 आपको याद रखना है, ठीक है भाई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है दोस्तों वो 11 मार्च 1942 को हुई थी। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आ गया था। घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च को। भारत कब आया? 23 मार्च को। क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना। कौन सा स्टेट्स भाई? डोमिनियन स्टेट्स को दर्जा प्राप्त प्रदान करना, ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य रहा। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी आपके 23 फरवरी 2024 को आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1852 ईस्वी में से लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1852 ईस्वी में से लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? यह आपका 1824 से 26। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885। तो 24 से आपका आ गया 52, और 52 से आपका फिर कितना हो जाएगा? 85, ठीक है भाई। आप इसको याद भी रख सकते हो। कैसे भाई? 26 दूनी कितना होता है? 52 होता है भाई। 26 1824 से 26 याद रखो, तो 26 याद रखोगे तो 26 दूनी 52। तो भाई बर्मा का पहला युद्ध हुआ था 1826 में। द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 26 दूनी 52 यानी कि 1852 में, और तृतीय 1885 में। तो ऐसे आप इसको याद रख लो, ठीक है भाई। कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपको याद हो ही जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन 23 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी के द्वारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कौन है? सरोजनी नायडू, मार्गरेट थ्रेचर, बेरिल मार्कहम या फिर इंदिरा गांधी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? बुलबुल होता है। तो भाई 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर वो हैं सरोजनी नायडू। किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और इनसे संबंधित भाई सरोजनी नायडू ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला भी राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है भाई। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भाई इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों सरोजनी नायडू को जाना जाता है, ठीक है भाई। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, भारत कोकिला जो है वो क्या कर देते हैं? लता मंगेशकर कर देते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू है, लेकिन स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। ये संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 मार्च हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और आपके जितने भी दिवस हैं, कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में एक ना एक तो दिवस जरूर पूछा जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कभी कभी पूछा जाता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों हमारे जो 180 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल की क्लास में हम यहीं से क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 181 से क्लास को हम कल की स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने 151 से लेकर 180 तक के यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है भाई। और उम्मीद करते हैं आज का सेशन भाई आप लोगों को पिछली क्लास की तरह आज का भी सेशन आपको एकदम शानदार ज़बरदस्त लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने हर एक फ्रेंड और हर एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। और वीडियो का जब भी जैसे ही एंड हो जाए तो एक वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और आप सभी लोगों को कल फिर मिलेंगे। आपको कल अपनी वही समय रहेगा हमारा क्लास का समय तो सभी को पता है कि हमारे क्लास का समय सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और रात को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग दोनों क्लास में जुड़ने की कोशिश किया करो और भी अपने दोस्तों को साथियों को ऐड करो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। ठीक है भाई, और आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसका पीडीएफ, तो भाई पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करके वहाँ से इस बुक का फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपको सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट।